सर आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट है तो आईसीयू पेशेंट्स को हमें न्यूट्रिशन देना है। तो न्यूट्रिशन मतलब ऑरली देना है, इंट्राल या पेरेंटल देना, कैसे डिसाइड करेंगे और उसको फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसको कितना कैसे देना है। और उसके जैसे इंट्राल फीडिंग है तो उसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है और पेरेंटल की क्या क्या चीजें। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन हेल्थ। न्यूट्रिशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं और मेडिसिन देते हैं, बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा, मतलब पेशेंट की हीलिंग के लिए, पेशेंट की रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको ये जानना चाहिए कि पेशेंट को कैसे न्यूट्रिशन दें। तो आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि कैसे आईसीयू में न्यूट्रिशन स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि पेशेंट हमारा हाई रिस्क में है या लो रिस्क में है। तो उसका एक तो सब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं कि पेशेंट ने 5 दिन से 10 दिन से कुछ खाना नहीं लिया है ना, या फिर वो खाना ले भी रहा है तो बहुत इनएडिक्वेट ले रहा है। तो एक सब्जेक्टिव भी हो गया और पेशेंट माल नरिश है ना, उसको आपको लग रहा है कि पेशेंट का प्रोटीन डेफिशिएंसी है ना। तो उस केसेस में तो आप सब्जेक्टिव एक देख सकते हैं कि पेशेंट हाई रिस्क में है। दूसरे हमारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारे स्कोर्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम स्कोर्स यूज करते हैं वो न्यूट्रिक स्कोर और एनआरएस 2002 स्कोर हम यूज करते हैं पेशेंट को ये डिसाइड करने के लिए कि हाई रिस्क में है या फिर हमारा न्यूट्रिक स्कोर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। उसमें क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसमें हमारे 5 स्कोर जो हम कैलकुलेट करते हैं पेशेंट का, वो होता है सोफा स्कोर, हम जो यूजुअली सारे पेशेंट का कैलकुलेट करते ही हैं, वो होता है। दूसरा हमारा डिग्री ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, आईसीयू में आने से पहले कितने दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था। और एक हमारा होता है इसमें कितने नंबर ऑफ कोमॉर्बिडिटीज हैं पेशेंट, है ना। और एक होता है इंटरलीकिंग 6 अगर हमारे पास है हॉस्पिटल में तो वो भी हम करा सकते हैं। न्यूट्रिक स्कोर अगर हमारा 5 से ज्यादा है तो हमारा हाई रिस्क पेशेंट हो जाता है और न्यूट्रिशन। तो हमने अपने पेशेंट डिसाइड कर ली कि हमारा हाई रिस्क में है और लो रिस्क में है। तो हाई रिस्क की क्या इंपॉर्टेंस है, हाई रिस्क में अगर पेशेंट है तो एट एनी कॉस्ट हमें विद इन 24 आवर्स अपने पेशेंट्स की फीड स्टार्ट करनी है, आइदर एंटर और पेरेंटल। ठीक है, तो हाई रिस्क और लो रिस्क से हमारा ये पता चल जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा होता है कैलोरी कैलकुलेशन। तो अपने पेशेंट्स की हम कैलोरी कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो सबसे इजी कोर्स तो हमारा होता है कि हम 25 से 30 किलो कैलोरीज पर केजी अपने पेशेंट की कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स भी होते हैं। एक जो मोस्ट कॉमनली यूज स्कोरिंग सिस्टम होता है, स्कोरिंग एक स्कोर होता है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। तो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के अंदर हम पेशेंट का वेट, हाइट और जेंडर लेते हैं, है ना। उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट को बेसिक बेसिक मेटाबॉलिक रेट कितना है या बेसिक फीड रिक्वायरमेंट कितनी है। उसमें फिर हम स्ट्रेस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अपने पेशेंट की फीड निकाल लेते हैं। स्ट्रेस फैक्टर पेशेंट अगर पॉलीट्रोमा का पेशेंट है तो पेशेंट को ज्यादा फीड चाहिए, तो उसमें हम अपना स्ट्रेस फैक्टर, कैल्विन स्ट्रेस फैक्टर होता है, उसको मल्टीप्लाई करके, जैसे बर्न का पेशेंट है उसमें ज्यादा फीड चाहिए होती है, सीरियस एक्सिस का पेशेंट है तो उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है हमारी, तो उसमें फिर हम मल्टीप्लाई बाय दैट कैलोरी स्ट्रेस फैक्टर, तो उससे हमारी निकल आती है। दूसरी हमारी और भी कई सारी इक्वेशंस है। पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन में है तो उसमें हमें मिनट वेंटिलेशन भी कैलकुलेट करना होता है, तो वो फैजी इक्वेशन होती है। बर्न के पेशेंट में क्यूरी इक्वेशन होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा इसमें इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री होती है, जो कि हम कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री होती है। बट बेसिक प्रैक्टिकली इतना क्योंकि हम लोग नहीं कर पाते हैं, बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए कि 25 से 30 किलो कैलोरी हमें पेशेंट को देनी है। उसके बाद हमारा आता है कि हो गई हमारी नॉन प्रोटीन कैलोरी। इसके बाद हमारा होता है प्रोटीन कितना हमें देना है पेशेंट को, क्योंकि हमारा जो पेशेंट का एनाबॉलिज्म होना है वो प्रोटीन से ही होना है। पेशेंट हमारा कैटाबॉलिक स्टेट में है, सेप्सिस में है, हमें पेशेंट को अपने एनाबॉलिक स्टेट में लेकर आना है, तो हमें प्रोटीन चाहिए उसको हीलिंग के लिए। तो एक अगर हम रफली देखें तो 1 to 1.5 पर केजी, है ना, पर केजी बॉडी वेट हमारा एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है ना। इसमें हमारे कुछ कुछ है, जैसे हमारा पॉलीट्रोमा का पेशेंट है तो 2 ग्राम पर केजी तक हो सकती है हमारी। अगर हमारा पेशेंट बर्न का पेशेंट है तो बर्न में भी हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। पेशेंट हमारा अगर सीकेडी का है और ऑन फ्रीक्वेंट डायलिसिस फ्लैट चल रहा है पेशेंट को कंटिन्यूअसली, या फिर सीआरआरटी चल रहा है, तो 2.5 ग्राम पर केजी तक हमें प्रोटीन देना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें मशीन के अंदर प्रोटीन लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें प्रोटीन कैलकुलेट करके और ये लेना कि पेशेंट के हमारे एडिक्वेटली प्रोटीन जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीलिंग से पेशेंट की हमारी उसी से बनी है।
अब हमारा हो गया रूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंट को किस रूट से न्यूट्रिशन देना है, एंटरल न्यूट्रिशन देना है या पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है। तो एक रूल ऑफ थंब है कि एंटरल न्यूट्रिशन इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये तो एक रूल ऑफ थंब है ना। तो अब पेशेंट हमारा अगर ठीक है ओरली ले पा रहा है तो पेशेंट को हम ओरली देंगे, है ना, बस अपना कैलोरीज उसको एडिक्वेटली मिल जाए वो हम ओरली अपने पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है ना, या फिर ओरली नहीं ले पा रहा है किसी वजह से, तो उसको फिर हम राइस ट्यूब से, है ना, अपना इसको हम बोलते हैं ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, है ना, या फिर अपना नेजोजिजुलर ट्यूब भी अगर हो रही है, अगर हमारा किसी वजह से राइस ट्यूब से नहीं ले पा रहा तो हम एनजे से फीड अपनी दे सकते हैं। तो ये हमारा एंटरल न्यूट्रिशन हो गया। इसमें हमें कैलोरीज ध्यान रखनी है और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कितना जा रहा है एंटरल न्यूट्रिशन में पेशेंट को, ठीक है। यूजुअली हमारी 1 किलो कैलोरी पर ml होती है कैलोरी, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है या पेशेंट का इंटेंसिव लॉस कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट का जो हम टोटल इनपुट आउटपुट रोज कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना वॉल्यूम फीड का डिसाइड करना है कि हमें सेकेंड आरडी थर्ड आरडी हमें कितना पेशेंट को देना है फीड। अब आता है आपका कि किस पेशेंट में हम पेरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ जाएं। तो एक ये होता है, एक स्टेप होता है कि 7 डेज तक हमारे पास पेशेंट है ना, लो रिस्क पेशेंट है, उसमें हम अपने 60% तक भी कैलोरीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं एंटरल न्यूट्रिशन से, है ना, मतलब कैलोरीज रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हो पा रही, मोर देन मतलब हमारा 60% भी अचीव नहीं कर पा 7 डेज, तो वो फिर हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन का एक क्राइटेरिया बन जाता है। या फिर हम किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एंटरल न्यूट्रिशन का, पेशेंट की अभी सर्जरी होके आई है, रिसेक्शन एनास्टोमोसिस होके आई है, पेशेंट को परफोरेशन है ना, या फिर हमारा पेशेंट का ओरली नहीं ले पा रहा है, हमारा किसी वजह से हम जो अपना राइस ट्यूब है या फिर हमारा नेसोजेजुलर ट्यूब है वो डल ही नहीं पा रही है, पेशेंट को ब्लीडिंग डायस्टेसिस है, तो हम ओरली भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं डल पाई है ना, ओरल सर्जरी हुई है पेशेंट को, है ना, या फिर लैरिंजियल सर्जरी हुई है जिस वजह से हम उसको ये सारी चीजें निकल गई, या फिर हमारा इथोपीजियल बर्न है ना, बर्न जब एसिड बर्न के पेशेंट होते हैं तो इसकी वजह से हम अपना ये सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं ओरोगैस्ट्रिक या फिर नेसोजेजुलर ट्यूब, ठीक है। तो उस केसेस में भी हम खोल सकते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। अब हमारा हो जाता है ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग में क्या है कि पेशेंट हमारा एक्सपिरेशन बहुत आ रहा है, तो एक्सपिरेशन तो यूजुअली आप नहीं देखते हैं, हम देखते हैं गैस्ट्रिक वॉल्यूम कितना है, मतलब हमारा गैस्ट्रिक वॉल्यूम फीड देने से पहले 500 ml से ज्यादा है, तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट, इसका मतलब हमारा गट का मोटिलिटी कम है और जो फीड है वो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में इकट्ठा हो रही है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, मोटिलिटी ड्रग्स ऐड करनी है। हम अपना निवोसल्फ्राइड या फेरिनोम या डोमपेरिडोन जो भी हम लग रहा है वो हम मोटिलिटी ड्रग यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर पेशेंट को दूसरा ट्रबल शूटिंग है डायरिया हो गया, डायरिया के अंदर हमें देखना है कि हमारी पेशेंट को डायरिया कौन से टाइप का है, ऑस्मोटिक डायरिया तो नहीं है, फीड की बहुत ज्यादा ऑस्मोलिटी हो रही है जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायरिया है, या फिर हमारा इन्फेक्टिव डायरिया तो नहीं है, या फिर हमारा कुछ ड्रग इंड्यूस डायरिया या एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया तो नहीं है ना। तो वो सब कॉजेज भी हमें रूल आउट करने, ट्रीट करने हैं, फीड होल्ड नहीं करनी है, फीड हमें कंटिन्यू रखनी है उस केसेस में भी। अब आ जाते हैं हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पे। पेरेंटल न्यूट्रिशन के क्या क्या हमारे जो साइड इफेक्ट्स हैं या फिर क्या क्या क्यों हम एंटरल न्यूट्रिशन प्रेफर करते हैं। पहली चीज तो एंटरल न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गट की हम अगर गट की म्यूकोजल इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिशन एंटरल न्यूट्रिशन देना जरूरी है। अगर हम एंटरल कुछ फीड नहीं दे रहे हैं तो गट म्यूकोजल इंटीग्रिटी हमारी ब्रीच हो जाती है और हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी हो सकता है ना। और अगर हम बात करें पेरेंटल न्यूट्रिशन की तो सबसे पहले तो हमें आईवी एक्सेस चाहिए, प्रेफरेबली सेंट्रल लाइन चाहिए, है ना, पेरेंटल न्यूट्रिशन देखने के लिए। उसमें भी डेडिकेटेड एक लाइन चाहिए पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए। अगर हम पेरिफेरल वाला यूज कर रहे हैं तो उसमें वास्कुलाइटिस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर हमारा सीएलडी पेशेंट है या पैंक्रियाटाइटिस वाला पेशेंट है तो उसमें फैटी एसिड्स भी हमें मॉडिफाई करने पड़ेंगे क्योंकि उस पेशेंट के अंदर ट्रिगर होने का पैंक्रियाटाइटिस या फिर डीकंपनसेशन होने का सीएलडी का रिस्क बढ़ जाता है ना। और दूसरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है इन पेरेंटल न्यूट्रिशन में। रीफीडिंग सिंड्रोम का भी रिस्क पेरेंटल न्यूट्रिशन में ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोलाइट हमें करेक्ट करने हैं। दूसरा है इसके अंदर विटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स भी नहीं होते जिसको हमें एडिक्टली ऐड करना है इफ वी आर गिविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन
सारी चीजें आई थिंक कवर हो गई है, या कोई चीज हम रह रही है? एक रीफीडिंग सिंड्रोम के बारे में और बात कर लेते हैं। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है? यूजुअली जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनको जिनको 5 से 10 दिन से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, अगर मिला है तो एडिक्वेट नहीं मिला है, जिसके 25% की जिसका कैलोरी रिक्वायर्ड है वो मिला है, या 50% से कमी मिला है उसको न्यूट्रिशन, तो वो हमारे हाई रिस्क पेशेंट होते हैं फॉर रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर हम ऑल ऑफ सडन, जैसे स्पेशली पेरेंटल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन दे रहे हैं पेशेंट को, ऑल ऑफ सडन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बॉडी में बहुत सारा इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन रिलीज होता है तो उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इंट्रासेलुलर शिफ्ट होते हैं। तो मोस्टली हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीसिमिया इन पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे एरिथमियाज हो सकते हैं। एरिथमियाज की वजह से हमारी और दिक्कतें भी हो सकती है। एक ये मैलिग्नेंट एरिथमियाज भी, कार्डियक एरिथमियाज भी हो सकते हैं। तो इन केसेस में हमें क्या करना है? और दूसरा, थायमिन डेफिशिएंसी भी हो जाती है इन केसेस में, क्योंकि पेशेंट को वैसे ही डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन की, वैसे ही विटामिन नहीं मिल रहे, हमने न्यूट्रिशन दिए तो हमारा जो साइकिल्स होती हैं ग्लाइकोलिसिस या फिर ब्लड साइकिल होती है, उसमें थायमिन यूज होता है, तो उसमें वो थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से फिर वो थायमिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स साइकोसिस और कार्डियोमायोपैथी में भी जा सकता है। तो इन पेशेंट्स में हमें कैसे मैनेज करना है? इन पेशेंट्स में हमें लो फीड से स्टार्ट करना है। हमें स्टार्ट करना है बहुत ही लो वैल्यू से स्टार्ट करना है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ओवर अ वीक हम अपना अचीव करें कैलोरी, है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। दूसरा, हमें फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करने हैं पेशेंट्स के, कि कहीं हमारा हाइपोकैलेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया में तो नहीं जाना है पेशेंट, है ना? तो ये चीजों का हमें इन सब इसमें ध्यान रखना है। अपने पेशेंट्स को फीडिंग स्टार्ट करने से पहले थायमीन भी हमें इन्फ्लुएंस करना है इस पेशेंट्स में, कि हम फीडिंग स्टार्ट करने से पहले इनको थायमीन दे दें, सो दैट वो अपना रिप्लेनिश हो जाए, हाइपो ये थायमीन डेफिशिएंसी में ना आ जाए। अब तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें आई थिंक कवर हो चुकी हैं। ओ, थैंक यू।